बच्चों, आपके पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एक नया चैप्टर चल रहा है, नाम है उसका डिबेंचर। तो आइए जरा डिबेंचर की बात कर लें। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, डिबेंचर की चर्चा चल रही थी और हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ा रहे हैं। और हमने आपको डिबेंचर की मीनिंग लास्ट क्लास में समझा दी थी। क्या किसी के मन में यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए, ये डिबेंचर की मीनिंग वाले में। अदरवाइज हम नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, मीनिंग तो हो चुकी है। तो नया टॉपिक है बच्चों काइंड्स या टाइप्स, डिबेंचर के प्रकार। कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों डिबेंचर के प्रकार। डिबेंचर कितने प्रकार के, तो 1 से लेकर 6 तरह से वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले के अंदर 2 हैं, पहले में 2 हैं, दूसरे में भी 2 हैं, और लेकिन दूसरे के बाद फिर तो पहले के अंदर 2 हैं, दूसरा थोड़ा सा नीचे चला गया। अच्छा नीचे चला गया, 2 हैं। चलिए आराम से देखते हैं बच्चों। तो डिबेंचर के प्रकार जरा रीड करते हैं। पहला देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। इस बात का मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 तरह के डिबेंचर है, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। चलो बच्चों बताते हैं कि कन्वर्टेबल का मतलब क्या हुआ, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंपनी ने डिबेंचर बेचा तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया, कंपनी ने कैश पाया। तो कंपनी ने डिबेंचर बेचा तो कंपनी ने इनसे पैसा पाया, और इनको बदले में क्या मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। ठीक, तो कंपनी ने पैसा पाया। आप बताओ कभी ना कभी पैसा लौटाना होगा ना। बोलो बच्चों कि लोन तो लौटाया जाता है ना जी, क्या कहते हैं कि लोन क्या किया जाता है, लौटाया जाता है। तो कंपनी ने 2015 में लोन पाया और 2022 में लोन लौटाने की बात कर रही। तो कंपनी लोन लौटाने वाली है लगभग 6-7 साल बाद। तो डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या, भाई तुम्हारा पैसा लौटाने जा रहे हैं, तुम कहो तो हम तुम्हें कैश दे दें, और तुम कहो तो हम तुम्हें क्या दे दें, सिक्योरिटी दे दें। तो तुम कहो तो हम तुम्हें कैश दे दें, तुम कहो तो हम तुम्हें सिक्योरिटी दे दें। तुम नया वाला इक्विटी शेयर ले सकते हो अपने पैसे के बदले में, तुम नया वाला प्रेफरेंस शेयर ले सकते हो, नए रेट का डिबेंचर ले सकते हो, नया बॉन्ड्स ले सकते हो, कोई और सर्टिफिकेट ले सकते हो, कोई और सिक्योरिटी ले सकते हो। तो कंपनी ने लोगों से मान लो कि 1 लाख रुपया पाया था डिबेंचर बेचकर, और आज 1 लाख रुपया लौटाना है। तो कंपनी विकल्प दे रही है कि तुम्हारी मर्जी कैश ले लो, तुम्हारी मर्जी सिक्योरिटी ले लो। और ऐसा विकल्प बच्चों सिर्फ मिलता है कन्वर्टेबल डिबेंचर में। कन्वर्टेबल डिबेंचर में कि अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदा है तो आप चाहें तो कन्वर्ट करा लें, परिवर्तन करा लें। भविष्य में कैश भी ले सकते हैं, भविष्य में सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। तो बच्चों कन्वर्टेबल डिबेंचर का फायदा समझ में आया, बताओ। हाँ, कि अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदे हैं, लोन दिया है कंपनी को, तो भविष्य में आपको क्या मिल सकता है, आपकी मर्जी, चाहे कैश मांग लो और चाहे सिक्योरिटी मांग लो। एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल, ये कौन डिसाइड करेगा कि कैश मिलेगी कि सिक्योरिटी मिलेगी, कंपनी डिसाइड करेगी या डिबेंचर होल्डर डिसाइड करेगा? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दो, ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी डिसाइड करेगी कि कैश दें या सिक्योरिटी दें, या डिबेंचर होल्डर डिसाइड करेगा? तो सही जवाब है बच्चों कि ये ऑप्शन डिबेंचर होल्डर के पास है। डिबेंचर होल्डर के पास है कि वो बदले में चाहे तो कैश मांग ले, चाहे तो सिक्योरिटी मांग ले। कंपनी के हाथ में ये ऑप्शन नहीं है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर, आपने दिया था कैश और आपको मिल सकती है कैश या आपको मिल सकती है सिक्योरिटी, अगर आपने खरीदे हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। अच्छा बच्चों, अब जरा नॉन कन्वर्टेबल समझना। कन्वर्टेबल तो आप समझ गए, नॉन कन्वर्टेबल समझना। आपने कंपनी को कैश दिया था लोन के रूप में, तो आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदे, आपने कैश दिया था, और कंपनी आपसे कह रही है कि बदले में हम आपको वक्त आने पर सिर्फ कैश देंगे।
तो सिर्फ हम आपको बदले में कैश देंगे और कुछ भी नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। तो ये कौन सा डिबेंचर है बच्चों? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। अक्सर न्यूज़पेपर में इसको एनसीडी के नाम से बुलाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, एनसीडी। तो सभी बच्चे बताएं कि कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर समझ में आ गए बच्चों? बोलो कि अगर हमने कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदे तो क्या फायदा जी? भविष्य में जब आपको पैसा लेने का वक्त आएगा तो आप अपना पैसा कैश में भी ले सकते हो, जैसा कि आपने कैश दिया था, या आप चाहो तो सिक्योरिटी ले सकते हो, नया इक्विटी शेयर, नया प्रेफरेंस शेयर, नए रेट के डिबेंचर, नए बॉन्ड्स, ये सब मांग सकते हो। और ध्यान दीजिएगा कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आपने दिया था कैश, तो आपको भविष्य में सिर्फ कैश मिलेगी, सिर्फ कैश मिलेगी। तो बच्चों हम आपसे पूछते हैं कि दोनों में कौन अच्छा है? क्या खरीदना चाहिए, कन्वर्टेबल की नॉन कन्वर्टेबल? बोलो कि दोनों में कौन अच्छा है, क्या खरीदना चाहिए, कन्वर्टेबल की नॉन कन्वर्टेबल? हाँ देखें बच्चे को जवाब आ रहा है, सब कन्वर्टेबल कह रहे हैं। अच्छा भाई, सारे बच्चों का जवाब है सर कन्वर्टेबल बहुत बढ़िया, नॉन कन्वर्टेबल बुरा। अच्छा चलो ये बताना, ये बताओ डिबेंचर खरीदने पर ब्याज मिलता है, ब्याज, इंटरेस्ट, बोलो बोलो, इंटरेस्ट मिलता है? हाँ हाँ इंटरेस्ट मिलता है। ये देखना जरा, 6% और 8%। अब बताओ इंटरेस्ट रेट किस पे ज्यादा मिलता है? 1 लाख लगाओगे 6,000 पाओगे, 1 लाख लगाओगे 8,000 पाओगे। हाँ तो बच्चों आपको समझना चाहिए बात, कुछ उनकी अच्छाई है तो कुछ इनकी भी अच्छाई है, बुरा तो कोई है ही नहीं। समझे क्या भाई? तुम्हारी अच्छाई क्या है? तुम्हारी अच्छाई ये है, बदले में कैश भी ले सकते हैं, बदले में सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। बुराई क्या है? इंटरेस्ट रेट कम है। अच्छा इनकी अच्छाई क्या है? इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। बुराई क्या है जी? बदले में सिर्फ कैश मिलती है। बोलो बच्चों कि आपको दोनों की अच्छाई बुराई समझ में आ गई? एक की अच्छाई है तो एक की अच्छाई है तो बुराई भी है। इंटरेस्ट कम दे रहे हो तो ऑप्शन भी दे रहे हो, कैश ले लो या सिक्योरिटी, और इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो तो ऑप्शन भी कम दे रहे हो, केवल कैश देंगे। समझ गए बच्चों? कोई बुरा नहीं होता, बुरा अगर कोई चीज बुरी होती ना, बनती ही क्यों, क्यों बनती? ठीक। बच्चे कह रहे हैं सर कौन सा बेस्ट है? आप बताओ ना कौन सा बेस्ट है, आप बताओ। अरे कोई बेस्ट नहीं है भाई, अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट की ख्वाहिश है तो फिर ये बेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको तो भविष्य में कैश या सिक्योरिटी ऑप्शन चाहिए, तो ये बेस्ट है। ये तो आप पे डिपेंड है ना, ये तो आप पे डिपेंड है कि आपको क्या बढ़िया लगता है। बाजार में तो बहुत सारे ऑप्शन है, हाँ ये तो आपको डिसाइड करना है, कोई बुरा तो है ही नहीं। ये तो आप पे डिपेंड है कि आपकी ख्वाहिश क्या है, कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए या आपको भविष्य में कैश या सिक्योरिटी दोनों ऑप्शन चाहिए। ठीक। अच्छा बच्चों, अब हाँ कुछ और बातें हम आपको बता दे रहे हैं, सुन लेना कुछ और बातें। देखो बच्चों, अगर बाजार में एक नई कंपनी आई है, अगर बाजार में एक नई कंपनी आई है, मतलब उसको अभी आए 1-2 साल हुआ होगा, तो आप उसका कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदना, ये सलाह है हमारी। कि सलाह क्या है कि जब भी बाजार में कोई नई कंपनी आती है तो आपको उसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं खरीदने चाहिए। नहीं, आपको क्या खरीदना चाहिए? कन्वर्टेबल। कारण सुनो, कारण सुनो बच्चों। नई कंपनी आई और आपने 1 लाख रुपए का खरीदा नॉन ये कन्वर्टेबल डिबेंचर, और कंपनी बोली 6 साल, यानी आपका पैसा कब देगी? 6 साल बाद देगी। ठीक। तो नई कंपनी है, आप बताओ बच्चों, नई कंपनी है तो भविष्य में कोई जरूरी है कि टिक जाए? बोलो खत्म भी तो हो सकती है। हाँ नई कंपनी तो जरूरी है कि बाजार में टिक जाए, खत्म भी तो हो सकती है। हाँ टिक भी सकती है, खत्म भी हो सकती है, अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। सही बात है ना, कोई भरोसा, नई कंपनी में कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन एक बात बताओ, 6 साल बाद तो क्लियर हो जाएगा ना कि आज क्या हालात है। बोलो 6 साल बाद तो क्लियर हो जाएगा ना, तो या तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी या तो कंपनी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही होगी। और आप कौन सा डिबेंचर खरीदे हो? कन्वर्टेबल। तो बच्चों अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदे हो, अगर कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है, बुरा, तो आप उससे बोलो हमें कैश दे दो, तुमसे छुटकारा पाना है, हमें कैश दे दो। अगर वो बुरा परफॉर्म कर रही है, आप बोलो भैया 6 साल हो गया, हमारी कैश दो, हम चले, टाटा बाय बाय। और अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप बोलो
तो आप बोलो अच्छा आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप ना हमें अपने इक्विटी शेयर दे दो ताकि हम आपकी कंपनी में ना मालिक बन जाए मालिक। तो आप 6 साल बाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, हमें पैसे न लौटाओ हमारे हमारे आप क्या दे दो, अपनी कंपनी में इक्विटी शेयर दे दो ताकि हम आपके मालिक बन जाए, ताकि हमें आपके यहाँ डिविडेंड मिले, शानदार डिविडेंड, ताकि आपके मैनेजमेंट में हम पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि आपके हम वोटिंग राइट्स पा सकें, ताकि आपके हम डायरेक्टर्स को कान पकड़ कर निकाल सकें, उनका अपॉइंटमेंट करवा सकें, ताकि हम बैलेंस शीट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें। बच्चों सलाह समझ में आई क्या कि नई कंपनी के क्या लेना बेहतर होता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर, ताकि भविष्य में जब वक्त आए तो हम या तो कैश ले लें अगर आप खराब परफॉर्म कर रहे हो, और या तो हम आपसे सिक्योरिटी ले लें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो इंटरेस्ट तो आप दोगे ही दोगे, क्या बच्चों को हम एक बात बताए थे इंटरेस्ट देना कंपलसरी है? बोलो, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, लॉ नहीं कहता, लेकिन इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करे बुरा परफॉर्म करे, इंटरेस्ट तो देगी ही देगी ना, इंटरेस्ट तो देगी, तो इंटरेस्ट भी आ रहा है, और जब 6 साल बीतेगा, अच्छा कर रहे हैं तो शेयर वेयर ले लेंगे, बुरा कर रहे हैं तो कैश लेके निकल लेंगे, अच्छा कर रहे हैं तो कोई बढ़िया इंटरेस्ट रेट वाला डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर ले लेंगे, और अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कैश लेके निकल लेंगे। क्या बच्चों हम इस चर्चा से आगे बढ़े कि आपको कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल समझ में आ चुके हैं बच्चों? बोलो। हम्म, हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं जी सर समझ में आ गया है। हमने खरीदा डिबेंचर, हमने दिया लोन, अगर भविष्य में हमारे पास विकल्प है, चाहे हम भविष्य में कैश ले लें और चाहे भविष्य में हम सिक्योरिटी ले लें, तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है। ठीक, और बच्चों अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तब, बोलिए, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तब हम खाली कैश ले सकते हैं, तब हम क्या मानेंगे बताइए? तब हम मानेंगे वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सवाल बरखा पूछ रही हैं, TENU कहाँ गया, क्या था TENURE, टेनर माने क्या होता है? बरखा, टेनर माने होता है समय कह लो, कार्यकाल कह लो, कार्यकाल समय। ठीक है, हाँ भाई, कहाँ से पढ़ लिया आपने टेनर? चलो आगे आते हैं बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर कौन कौन से? तो रिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर। चलो ये समझाते हैं कि रिडीमेबल क्या चीज है, इररिडीमेबल। सुनना, कंपनी कहती है कि हमें एक निश्चित समय के बाद तुम्हारा पैसा लौटाना है, तो कंपनी कहती है हमें अपनी लाइफ में एक निश्चित समय के बाद आपका पैसा लौटाना है। तो ये कैसा डिबेंचर है? रिडीमेबल डिबेंचर, कि हमें एक निश्चित समय के बाद अपनी लाइफ में पैसा लौटाना है, तो रिडीमेबल डिबेंचर। कंपनी कहती है कि हम अपनी लाइफ में डिबेंचर का पैसा नहीं लौटाएंगे, तो ये होता है इररिडीमेबल डिबेंचर। बोलो बच्चों, दोनों परिभाषा समझ में आई? अगर जीवन में पैसा लौटाना है तो क्या हो गया? रिडीमेबल डिबेंचर। अगर जीवन में पैसा नहीं लौटाना है तो क्या हो गया? इररिडीमेबल डिबेंचर। अच्छा, आगे अगर बच्चों को एक सवाल पूछते हैं, याद करिए, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन पीरियड है कोई? प्रेफरेंस शेयर का कोई मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड है कितने वर्ष का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बता रहा है? बरखा बताइए सबसे पहले। सर 20 साल, 20 ईयर्स, कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन पीरियड है मैक्सिमम 20 ईयर्स। तो बच्चों डिवेंचर का ऐसा कोई पीरियड नहीं है, बस हम यही बताना चाहते थे। प्रेफरेंस शेयर का पैसा 20 साल में लौटाया जाता है, लेकिन डिवेंचर का पैसा मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है। आइए जरा टॉपिक पर आते हैं, एक बार परिभाषा फिर से जानते हैं। ऐसे डिबेंचर जिनका पैसा कंपनी अपनी लाइफ में वापस कर देगी एक निश्चित समय के बाद, तो रिडीमेबल डिबेंचर। ऐसा डिबेंचर जिनका पैसा कंपनी कभी वापस नहीं करेगी, रिडीमेबल डिबेंचर। बोलो बच्चों, क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक और बात सुनना, हम आपसे पूछ रहे हैं, नॉर्मली नॉर्मली क्या ऐसा होता होगा हम तुम्हारा पैसा जीवन में नहीं लौटाएंगे? बोलो बच्चों, नॉर्मली ऐसा होता होगा? क्या आपका दोस्त आपसे ऐसे कहता है हमें उधार दे दो और जीवन में वापस नहीं करेंगे? बोलो बच्चों, ऐसा होता होगा? तो जवाब है सर, मतलब कि देखा तो नहीं है। हाँ,
तो लॉ मना नहीं करता, कंपनी चाहे तो ऐसा डिबेंचर बेच सकती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। समझ गए बच्चों? नॉर्मली डिबेंचर रिडीमेबल ही पाए जाते हैं, लेकिन लॉ मना नहीं करता, कंपनीज एक्ट मना नहीं करता, आप चाहो तो ऐसे डिबेंचर भी इशू कर सकते हो। समझ गए? लेकिन ऐसा होना बड़ा टफ टास्क है, रेयर है। भाई ऐसा कौन कंपनी होगी जो कह रही है जीवन में नहीं लौटाएंगे, लोन दे दो? कौन देगा भाई तुमको, कौन देगा? ठीक, चलो एक और बात, एक एग्जांपल याद आ गया, मेरे ख्याल से शायद 2006 के आसपास की बात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डिबेंचर बेचे थे, डिबेंचर। और रिडम्पशन पीरियड सुनोगे, रिडम्पशन पीरियड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यूएस में डिबेंचर बेचे थे, रिडम्पशन पीरियड 100 साल। तो बच्चों आप सोचो, ये एक प्रकार से इस वास्तव में क्या था, एक प्रकार से इरिडीमेबल लग रहा है। हम जीवन में तुम्हारा पैसा नहीं लौटाएंगे, तुम मरोगे, तुम्हारा बेटा मरेगा, तुम्हारा पोता मरेगा, तब जाके पैसा लौटाएंगे। 100 साल बहुत होते हैं भाई, कितने नस्लें चली जाएंगी 100 साल में। चलिए, तो बच्चे समझ गए कि वो 100 साल वाला दरअसल एक तरह से क्या कहा जा रहा था, इरिडीमेबल ही कहा जा रहा था शायद, कह लीजिए। तो रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर। कौन क्या बोला? बरखा सर, आप किस टेक्निक से याद करते हैं हमको भी बता दीजिए, हम तो भूल जाते हैं, हमने क्या याद कर लिया हमें तो पता ही नहीं। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, रिडीमेबल डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिनका पैसा जीवन में वापस करना है। रिडीमेबल डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिनका पैसा जीवन में वापस नहीं करना है। लेकिन ये किताबी बातें हैं, असली दुनिया में ऐसा होता होता नहीं, लॉ मना नहीं करता, लेकिन ऐसा होता नहीं भाई। हाँ बच्चों, on the basis of security, on the basis of security, यहां समझिएगा, एक शब्द है चार्ज, चार्ज। पहले हमें ना, ये टॉपिक बाद में, ये टॉपिक बाद में, पहले ना बच्चों हमें कुछ और आपको बताना पड़ेगा। एक होता है चार्ज, हिंदी में कहते हैं प्रभार, और एक होता है मॉर्गेज, मॉर्गेज इसे कहते हैं बंधक। तो पहले बच्चे हमको बताएं कि ये सब शब्द आपने सुना है कि नहीं सुना है, चार्ज और मॉर्गेज। तो हम पहले आपको दोनों में ना डिफरेंस बताना चाहते हैं। तो पहले हम आपको इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहते हैं। अभी डिबेंचर नहीं पढ़ा रहे हैं, एक कॉमन सा लॉ का वर्ड है, लॉ में ये वर्ड बड़ा यूज आता है। तो हम ये आपको बस दोनों में एक डिफरेंस बताना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले डिफरेंस बताएंगे तब जाके आपको चार्ज और मॉर्गेज का फर्क समझ में आएगा, और तब आप कहोगे अच्छा अच्छा यहाँ चार्ज लिखा है, चार्ज। ठीक है, सुनना बच्चों ध्यान से। आप हो, जी हाँ ये आप हो, और ये है मिस्टर राम। ठीक, राम। तो आप हैं और राम है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या आप एक वर्ड समझते हो, मैंने गिरवी रखा? बोलो। हम लोग आपसी भाषा में कहते हैं मैंने गिरवी रखा, लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में बोला जाता है मैंने सिक्योरिटी, मैंने सिक्योरिटी दी। मैंने गिरवी रखा मतलब मैंने सिक्योरिटी दी। ठीक, तो बच्चों ध्यान देना, कि आपने कुछ गिरवी रखा, चलो मान लो कोई इमूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट, अचल संपत्ति। अब आप चाहे कह लो लैंड, चाहे आप कह लो बिल्डिंग, चाहे आप कह लो लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ जो भी आप कह लो, लैंड बिल्डिंग या लैंड और बिल्डिंग। ठीक, सुनते जाइए बच्चों। आप हो और एक मिस्टर राम है, एक मिस्टर राम है, और राम ने आप पर किया है एहसान। राम ने आप पर किया है एहसान। ठीक, राम ने आप पर किया है कुछ एहसान, और आपको क्या करना है, आपको उस एहसान को चुकाना है। तो बच्चों आपने राम के पास क्या गिरवी रखा? आपने राम के पास कोई जमीन, कोई बिल्डिंग, या कोई जमीन और बिल्डिंग का कागज गिरवी रख दिया। ठीक, जी हाँ। तो हम तो ये बात कर रहे थे कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ बता रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। राम, आपने क्या एहसान किया? एहसान जी, मैंने इनको मनी दी है, मनी। तो राम बता रहा है कि राम ने आपको क्या दी है, मनी दी है, मनी, उधार। और बच्चों राम ने आपको मनी दी है, उधार, और आपने क्या किया? आपने, ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी ऑफ मनी। बच्चों ऐसा संभव है ना
कि राम का पैसा हम न चुका पाए? बोलो, हम राम से उधार लिए हैं, क्या ऐसा संभव है ना कि हम राम का पैसा न चुका पाए? तो हमने राम को उसकी मनी की सिक्योरिटी के लिए क्या कर दिया? अपनी इमूवेबल एसेट लैंड बिल्डिंग गिरवी रख दी। तो बच्चों इस घटना का नाम था मॉर्गेज। सभी बच्चे बताएं कि मॉर्गेज उनको समझ में आ गया। आपने उधार लिया और सामने वाले को मनी की सुरक्षा, आपने सामने वाले को मनी की सुरक्षा के लिए क्या रख दिया? गिरवी रख दिया। तो इसको बोलते हैं मॉर्गेज। ठीक, तो बच्चों जरा चार्ज समझाएं। चार्ज, बोलो बोलो, चार्ज समझाएं। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, आप चार्ज समझाइए। ठीक है, अब समझिएगा चार्ज। वो कहानी नंबर 1 थी, अब शुरू हो रही है कहानी नंबर 2। बच्चों राम आपका भाई है, सगा भाई। ठीक, अब एक कहानी, नई कहानी चालू हो रही है। आपने कहा वो हम समझ गए, पहली कहानी समझ गए। हमने उधार लिया था और सामने वाले को सुरक्षित करना था। सामने वाला डर रहा था पता नहीं पैसा दे पाए ना दे पाए, तो हमने उसके मनी की सिक्योरिटी के लिए क्या कर दिया? हमने उसकी मनी की सिक्योरिटी के लिए उसको गिरवी रख दिया, इमूवेबल एसेट। तो ये था मॉर्गेज। चार्ज समझाना, चार्ज सुनना। राम मेरा सगा भाई है। ठीक, राम मेरा सगा भाई है। और पिताजी ने एक लैंड और बिल्डिंग किसको दे दी है? आपको दे दी है, आपको। तो पिताजी की लैंड और बिल्डिंग आपको मिली हुई है। ठीक है, तो आपके पास एक लैंड और बिल्डिंग है। ठीक है, और आपने, मगर मगर पिताजी लैंड और बिल्डिंग आपको दिए, पिताजी प्रॉपर्टी आपको दिए, भाई को नहीं दिए। भाई विरोध नहीं करेगा? नहीं नहीं, भाई विरोध नहीं करेगा। क्यों? मैंने ना उससे प्रॉमिस किया है। मैंने उससे क्या किया है? प्रॉमिस किया है। आइए पता लगाएं कि पिताजी ने, आप 2 भाई थे, प्रॉपर्टी आपको दे दी, उस भाई को नहीं दी, तो उसने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने ना उस भाई से कुछ वादा किया है। आपने कहा है भाई मैं तुम्हें हर महीने 5,000 दूंगा, आजीवन जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हें हर महीने 5,000 दूंगा, प्लीज तुम विरोध मत करना, जो पिताजी ने मुझे प्रॉपर्टी दी है तो मैं तुम्हें आजीवन 5,000 महीना दूंगा। तो बच्चों आपने ना उससे एक प्रॉमिस किया है, वादा किया है। और बच्चों आपने गिरवी रखा है अपनी इमूवेबल एसेट। भाई मैं तुम्हारे पास ना गिरवी रख रहा हूं, मैं तुम्हारे पास गिरवी रख रहा हूं। ये चार्ज है, ये चार्ज है। अरे क्या डिफरेंस है बच्चों, ध्यान देना। क्या अब की बार आपने प्रॉमिस, क्या अब की बार आपने प्रॉमिस के बदले, हाँ क्या आपने अपने प्रॉमिस को पूरा कदर करने के बदले गिरवी रखा है? बोलो कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। वादा, वादा, प्रॉमिस। हाँ, तो इस बार आपने गिरवी रखा है, अगर मैं वादा पूरा ना कर पाया तो मेरा सामान तुम्हारा हो जाएगा, तुम बेच देना। लेकिन अगर मैं तुम्हें देता रहूंगा तो सामान तुम बेचोगे नहीं। तो बच्चों फर्क समझो। जब आप सिक्योरिटी ऑफ मनी, जब आप उधार लेते हो और गिरवी रखते हो तो वो मॉर्गेज होता है। लेकिन जब आप कोई प्रॉमिस करते हो और गिरवी रखते हो तो वो चार्ज होता है। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं, वादा कोई भी हो सकता है, वादा कोई भी हो सकता है, मैं वादा करता हूं मैं इस वादे को निभाऊंगा, असफल रहा तो गिरवी है उठा के बेच देना। क्या बच्चों ये माइनर से डिफरेंस आपको समझ में आ गया? डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज। जब आप सिक्योरिटी ऑफ मनी के बदले गिरवी रखते हो तो मॉर्गेज होता है, और जब आप प्रॉमिस पूरा करने के लिए गिरवी रखते हो तो वो चार्ज होता है। बच्चे जल्दी बोलो कि हाँ सर हमको क्लियर हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बातें थी, लॉ की बातें थी, तो माइनर से डिफरेंस था, मैं आपको बता दिया। ठीक, तो बच्चों आप बताओ कि डिवेंचर में चार्ज वर्ड आया है, तो आप बताओ चार्ज कि क्या हम सामने वाले को मनी की सुरक्षा दे रहे हैं या उसका कोई प्रॉमिस पूरा करने की बात कर रहे हैं? चार्ज का क्या मतलब? क्या हम उसके मनी की सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं कि अपना प्रॉमिस पूरा करने की बात कर रहे हैं? हाँ, तो जवाब है बच्चों, चार्ज में क्या होता है, हम जो वादा करते हैं उसको निभाएंगे, इसके लिए हम गिरवी रख रहे हैं कि ना निभाए तो आप उठा के बेच देना। ठीक, तो बच्चों क्लियर हो गई बात कि चार्ज मतलब होता है प्रॉमिस। आइए, तो चार्ज में, तो मॉर्गेज में आप लोन लिए हो, गिरवी रखे हो मनी की सुरक्षा के लिए। लेकिन चार्ज में क्या होता है कि चार्ज में आप उससे कोई प्रॉमिस किए हो, प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आप ऐसा करते हो। चलिए आगे चलते हैं, छोटा सा डिफरेंस था, बताना जरूरी था।
क्योंकि भाई ग्रेजुएशन के बाद कौन आपको सब बातें बताएगा फिर। हाँ बच्चों ध्यान देना, पहले जरा हम आपको बता दें ये क्या लिखा है। बच्चों क्या कंपनियां बंद भी हो सकती हैं? बताओ। समापन, कुछ लोग वाइंडिंग अप कहते हैं, कुछ लोग लिक्विडेशन कहते हैं। तो क्या कंपनियां बंद भी हो सकती हैं? हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर कंपनियां बंद भी हो सकती हैं। क्यों? अब बच्चों कई कारण हैं। आपको लॉस हो रहा है, हर साल लॉस, हर साल लॉस। आप जो सामान बेच रहे हो उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट ही नहीं है। अब आप बताओ, आप ऑडियो कैसेट बेच रहे हो, आप ऑडियो कैसेट बेच रहे हो, भैया ऑडियो कैसेट आपकी जो है क्या वो कोई देख सुनता है आजकल ऑडियो कैसेट रील वाली? तो आपको हर साल लॉस हो रहे हैं तो आपकी कंपनी बंद हो गई। आप ऑडियो कैसेट बेच रहे हो, कंपनी बंद हो गई। आप पुराने जमाने का स्कूटर बेच रहे हो, पुराने जमाने की घड़ी बेच रहे हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपका बिजनेस बंद हो जाता है। तो हमारी कंपनी बंद हो गई। बच्चों जब कंपनी बनी थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया होगा ना, कंट्रीब्यूटर्स। बोलो कि जब कंपनी बनी थी तो बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया होगा ना, तो क्या सबको अपना पैसा वापस चाहिए कि नहीं? हाँ, सबको अपना पैसा वापस चाहिए कि नहीं? कंपनी बंद हो गई, अब लोगों को अपना पैसा वापस चाहिए। बच्चों जब कंपनी बंद होती है, समापन, एनसीएलटी एक ऑफिसर नियुक्त करता है। तो जब कंपनी बंद होती है तो एनसीएलटी एक ऑफिसर नियुक्त करता है। आप आसान शब्दों में कह लो कोई सरकारी वकील, कोई सरकारी वकील। तो एनसीएलटी कोई एक ऑफिसर नियुक्त करता है जिसे हम अकाउंट्स की भाषा में क्या कहते हैं? मिस्टर लिक्विडेटर। तो मिस्टर लिक्विडेटर एनसीएलटी नियुक्त करता है और ये कंपनी की सारी एसेट्स को क्या करता है बच्चों? अपने तत्काल प्रभाव से अपने कब्जे में ले लेता है। तो समझ गए कि जब एक कंपनी का समापन हो रहा होता है तो एसेट किसके कब्जे में आ जाती है? एनसीएलटी के उस ऑफिसर के कब्जे में एसेट आ जाती है, ताकि कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह कुछ बेईमानी ना करे, कुछ बेच बेच ना दे। तो यही खड़े होकर कंपनी की सारी एसेट्स जब्त करता है और नीलाम करता है। नीलाम समझते होंगे ना, बोली लगती है, बोली। ये फर्नीचर 5,000 का, और कोई 6,000 का, और कोई 8,000, और कोई 12,000, 12,000 1 2 3 डन, 12,000 बिक गया। तो नीलामी होती है। समझ गए बच्चे? नीलामी में थोड़ा पैसा ठीक मिल जाता है बोली लगने के कारण। तो अच्छा, बरखा कह रही वेलकम मूवी में हुआ था। अच्छा हमें याद नहीं आ रहा वेलकम मूवी में, हमें वेलकम मूवी में एक ही चीज याद है, ड्राइंग और पेंटिंग अनिल कपूर की, और हमें इसके अलावा कुछ याद नहीं है। हमने ऐसी शानदार पेंटिंग किसी दुनिया में नहीं देखी थी जैसे अनिल कपूर वेलकम में बनाए थे। तो हमको बस एक वही बात याद है और कुछ याद नहीं है। हाँ बच्चों टॉपिक पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे थे कि एक कंपनी बंद हो रही है। ओके, कंपनी बंद हो रही है। फिर तो बच्चों हमने क्या बोला कि कंपनी बंद होती है तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक सरकारी वकील साहब जिन्हें हम कहते हैं मिस्टर लिक्विडेटर, उन्हें नियुक्त करती है। और लिक्विडेटर कंपनी की सारी एसेट को अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेकर नीलाम, ऑक्शन कर देते हैं, बेच देते हैं। और बेचकर जो पैसा मिलता है, पैसा, तो वो कंपनी के बकायेदारों से कहते हैं आओ क्रम में आ जाओ, क्रम में लाइन में लग जाओ, ऐसे पैसा बटेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इसी क्रम में पैसा बटेगा। तो बच्चे समझ गए क्रम किसका है? जब एक कंपनी बंद होती है तो पैसे लौटाए जाते हैं, तो क्रम बनाया जाता है। क्या क्रम बनाना जरूरी है? लाइन से लग जाओ, बहुत जरूरी है। बच्चों आप सोचो, शादियों में जाते हो, शादियों में, शादियों में कम से कम 80% लोगों की निगाहें कहाँ होती हैं? ढक्कन कब खुलेगा? बोलो, ढक्कन कब खुलेगा? 80% से ज्यादा लोगों की निगाहें उधर ही होती हैं। हम भी उन्हीं 80% में से एक है बच्चों। और जैसे ही ढक्कन खुलता है उसके बाद लोग कहते हैं यलगार, आक्रमण। ठीक उसके बाद होता है आक्रमण, टूट पड़ते हैं सबके सब। मेरे जैसे लोग, शरीफ लोग पीछे रहते हैं, रुक जाओ भैया, दाल वाल गिर जाएगी, सब्जी से गिर जाएगी, चुपचाप से बैठे रहो। और जितने बदमाश टाइप के लोग होते हैं शराफत कमीज फाड़ देते हैं कि ले लेंगे, सब आज ही ले लेंगे। तो बच्चों वहां कोई क्रम होता है? वहां कोई क्रम नहीं होता। और हम शरीफ लोग एकदम पीछे रहते हैं, लूट लेंगे भैया, हम लोग बचा कुचा खा लेंगे, ठीक है।
तो आप समझ रहे हो कि कंपनी वाले क्रम क्यों बनाए। अरे क्रम ना बनाते तो वहां भी सब बदमाशी होती। ऐसा ही जो है दबंग लोग जो है सब लूट ले आते पैसा। तो कंपनी बंद हो रही है, पैसा लौटाएंगे लेकिन निश्चित क्रम बनाएंगे। अब क्रम बताना चालू करें, ये क्या हो रहा है समझ गए। कंपनी बंद हो गई है, असेट बेच दी गई है, क्रम बनाया गया है, इसी क्रम में पैसे लौटाए जाएंगे। चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर अब आप क्रम समझाइए। कौन बच्चों, क्या इस कंपनी के बंद होने में बहुत सारी एनसीएलटी के अंदर कानूनी कार्रवाई हुई होगी। बहुत सारी कानूनी कार्रवाई, हाँ कानूनी कार्रवाई का होना, बहुत सारे पेपर टाइप करवाना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर खर्चा, बहुत सारे प्रिंट आउट निकालना, तो बहुत सारी कानूनी कार्रवाई का खर्चा। ठीक, तो लीगल प्रोसीजर, कागज पत्तर, डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी, वो सब खर्चा। प्लस बच्चों याद करना कि हमारी एनसीएलटी ने एक ऑफिसर नियुक्त किया है, सरकारी वकील। तो वो बेचारा भी तो अपना मेहनताना लेगा। तो समझ गए आप कि सबसे पहले पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो कंपनी बंद हो गई है, असेट बिक गई है, और सबसे पहले इस कोर्ट की कार्यवाही में जो खर्चे हो रहे हैं उन सब का पेमेंट होगा। और ये जो सरकारी वकील साहब हैं इनको पेमेंट होगा। अब कंपनी के लोगों का नंबर यहां से आएगा। कंपनी के लोगों का नंबर यहां से आएगा। ये तो कंपनी के लोग थे ही नहीं, तो कंपनी के बंद होने की कार्रवाई वाला खर्चा था। और ये तो हमारे मिस्टर लिक्विडेटर जो ये कार्रवाई कर रहे हैं उनका मेहनताना था। कंपनी के लोग यहां से। बच्चों गरीब लोग, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन है। गरीब, देखो नाम से कंफ्यूज मत होना। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये रहा ना, ये अलग आदमी है। ये है पूर्वाधिकार लेनदार, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो आप पता लगाएं कि कंपनी में सबसे पहले पैसा कौन पाता है कंपनी के अंदर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, गरीब लोग। बकाया मजदूरी, है ना गरीब। बकाया वेतन, है ना गरीब। बकाया प्रोविडेंट फंड, बकाया पेंशन, बकाया ग्रेचुटी, लिव इनकैशमेंट। और एक सबसे गरीब ये तो थे ही, बकाया मजदूरी, बकाया सैलरी, बकाया ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, पेंशन और बाकी चीजें, किराया विराया। सबसे गरीब ये देखो, सबसे गरीब ये रहा। टैक्स, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, हमसे ज्यादा भिखारी कोई है नहीं बड़ा बाबा, हमको दे दो टैक्स दे दो। सबसे गरीब यही है। ठीक है, ये भी घुस के बैठे, हम भी गरीब है। चलो, तो भेड़ की खाल में भेड़िया बैठा हुआ है। हाँ हम भी सबसे गरीब तो हम ही है, हमारे पास क्या है, हाँ कुछ भी तो नहीं है, हमें दे दो। तो बच्चों सबसे पहले पेमेंट किसको मिलता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। सरकार को देखते हो वहां घुसी पड़ी है। अच्छा, उसके बाद आता है डिबेंचर होल्डर। उसके बाद कौन आता है, डिबेंचर होल्डर। रुक जाइए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। डिबेंचर के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। डिबेंचर के प्रकार, डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज मतलब जब कंपनी की करंट एसेट बिकेगी तो हम प्रॉमिस करते हैं आपको उसमें से पैसा मिलेगा। अच्छा, डिबेंचर से फ्लोटिंग, फ्लोटिंग करंट एसेट की बात। हाँ हाँ, जब कंपनी की करंट एसेट बिकेगी तो कंपनी प्रॉमिस करती है आपको पैसा मिलेगा। और आप यहाँ पर हो मिस्टर डिबेंचर होल्डर। तो सभी बच्चे बताएं कि डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज कहाँ पर है, समझ में आया। बोलो हाँ। डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, जब कंपनी बंद होगी पैसा लौटाया जाएगा तो फ्लोटिंग चार्ज वाला आपका नंबर यहाँ पर आएगा। और वादा किया गया है कंपनी की करंट एसेट बिकेगी तो आपको पैसा लौटाएंगे। बच्चों क्या ये काफी ऊपर है, क्या इनके पैसे मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ, क्या ये काफी बाकी लोगों से काफी ऊपर हैं, क्या ये काफी हद तक सुरक्षित हैं, इनको पैसा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ सर बात तो सही है। तो ये था डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। ओके सर, आगे बढ़िए। हाँ बता रहे, आगे सुनते जाओ। तो कानूनी कार्रवाई वाला खर्चा, वकील साहब का मेहनताना, गरीब लोगों का पेमेंट, डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज वाले। अच्छा सर पीछे देखिए, ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ये कौन है। कंपनी ने तुमसे उधार लिया है और तुम्हें कोई सुरक्षा नहीं दी है, तुम्हें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी है। अच्छा ये ऐसे डिबेंचर होल्डर हैं जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर हैं। जब कंपनी बंद होगी तो तुम्हारा नंबर यहाँ पर आएगा। तुम वो ज्यादा सुरक्षित है, सिक्योर्ड वाला फ्लोटिंग चार्ज, तुम कम सुरक्षित हो।
तो बच्चों बताओ, ये बात समझ आ गई आपको कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर हमने जो है उधार दिया था, लेकिन हमें कोई सुरक्षा नहीं मिली, हमें कुछ गिरवी वगैरह नहीं रखा गया, हमें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी गई। तो भाई साहब आप नंबर 4 पर आओगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आप आओगे। अच्छा, फिर आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। बच्चों सबसे लास्ट में बेचारा कौन रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर रहता है, सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर रहता है। अच्छा आगे चलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? क्रम भी क्लियर हो गया और कौन कहाँ है क्लियर हो गया? आगे सुनो, आगे आगे सुनो अगली बार। आप बताओ, कंपनी ने इन तीनों से उधार लिया है, क्या इसको कोई सुरक्षा दी? तीनों से उधार लिया है, इसको कोई सुरक्षा दी है? बोलो, कोई सुरक्षा दी है? कोई सिक्योरिटी दी है? कुछ गिरवी रखा है? नो, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। तो तुम कहाँ हो? तुम कहाँ पर हो भाई? जी हम यहाँ पर हैं, जब कंपनी बंद होगी पैसा लौटाया जाएगा तो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पाए जाएंगे। हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है, मेरा नंबर बहुत नीचे आ रहा है, बहुत नीचे, पता नहीं पैसे बचे ना बचे, थोड़ा सा रिस्क है। अच्छा भाई साहब, वो तुमने भी लोन दिया था जी, तुम्हारे पास सुरक्षा है? बोलो बच्चों, सुरक्षा है क्या? हाँ 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 हाँ, है सुरक्षा कि नहीं है? तुम्हारे पास सुरक्षा है? जी मेरे पास सुरक्षा है। हाँ, क्या सुरक्षा है? जब कंपनी की करंट एसेट बिकेगी ना, तो मेरा नंबर काफी ऊपर आएगा यहाँ पर। जब कंपनी की करंट एसेट बिकेगी ना, तो मेरा नंबर यहाँ पर आएगा, मुझे यहाँ पैसा बैठ जाएगा। मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं काफी ऊपर हूँ, मेरे नंबर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मैं काफी हद तक सुरक्षित हूँ, तो मैं यहाँ हूँ, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। अच्छा अब सुनना बच्चों, ये जो है इन तीनों ने लोन दिया है तो आप समझ गए। ये बताओ, क्या कंपनी ने इसको भी सुरक्षा दी है क्या? हाँ या ना? बोलो, क्या कंपनी ने इसको भी सुरक्षा दी है क्या? जी सर, इसको सुरक्षा दी है। तो बच्चों ये लाइन में कहां पर है? सर वो लाइन में नहीं लगता। क्यों सर वो लाइन में नहीं लगता? अच्छा, ये लाइन में नहीं लगता? नहीं नहीं, क्यों? सर कंपनी ने ना उसके पास अपनी फिक्स्ड एसेट के डॉक्यूमेंट्स, कागज, डॉक्यूमेंट्स, कंपनी ने ना अपनी फिक्स्ड एसेट लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स गिरवी रख दिए हैं। अच्छा, इसके पास कंपनी के फिक्स्ड एसेट के डॉक्यूमेंट्स गिरवी हैं। सर वो लाइन में नहीं लगता। फिर? अरे वो बाहर का बाहर बेच के अपने पैसे ले लेगा ना, लाइन में क्यों लगेगा? वो कंपनी का मोहताज थोड़ी ना है। वो बाहर भाई, उसके पास ना प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स है, वो जब भी चाहेगा बाजार में बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेगा, वो लाइन में नहीं लगता। तो सभी बच्चे बताएं कि क्या सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड चार्ज समझ में आया? क्या ये सबसे ज्यादा सुरक्षित बंदा है? बोलो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित तो यही है। मैं क्यों लाइन में लगूं भाई? मैं तो बाहर के बाहर, मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, इनकी है, बाहर का बाहर बेच के पैसे लूंगा। लाइन में वो लगे, लाइन में वो लगे, भाई मैं क्यों लाइन में लगूं? क्या सभी बच्चे सिक्योर्ड डिबेंचर समझ गए और सारी सिक्योरिटी का मतलब समझ गए बच्चों? बताओ। हाँ समझ गए? जी हाँ, बच्चे कहते हैं जी सर, हम सबका मतलब समझ गए। आइए आगे चलते हैं। ध्यान देना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, या कुछ लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड एंड बियरर। चलो समझना, बियरर माने कोरा कागज, बियरर माने कोरा कागज सादा, ठीक। रजिस्टर्ड माने छपा हुआ, छपा हुआ, ठीक। चलो सुनना बच्चों ध्यान से, मुझे बात बताओ, हाँ यहाँ कहीं बनाते हैं। एक बात बताओ, चेक होता है? चेक, चेक, बोलो। एक चेक है, किसी ने आप किसी कोई आपको पैसा देना चाहता है 10,000 रुपए, कोई आपको पैसा देना चाहता है 10,000 रुपए, और उसने इस चेक पर क्या लिख दिया है? आपका नाम लिख दिया है, आपका नाम।
जिनको 10,000 रुपये अदा किए जाए। आप बताओ अगर ये चेक गिर जाएगा तो क्या कोई इसका मिसयूज कर सकता है? चेक है, आपका नाम लिखा है और आप बैंक जाकर अकाउंट में पैसा आपने डलवा सकते हो, आपका नाम लिखा है आप तो क्या अगर ये चेक गिर जाए तो कोई इसका मिसयूज कर सकता है? जवाब है कैसे कर पाएगा, जब आपका नाम लिखा है ना भाई, आपका नाम लिखा है, आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा, आपको जाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा। बोलो। और कुछ चेक ऐसे भी होते हैं, अब शुभांग उतना डीपली बात मत करो भाई, डबल क्रॉस है, खुश डबल क्रॉस है, वो सब करके बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। एक चेक है, उस पर लिखा है 10,000 रुपया दिया जाए, कोई नाम हम नहीं है, बस 10,000 रुपया आप दे दीजिए, कोई डबल क्रॉस व्रॉस नहीं है। अब बताओ, अब गिर जाएगा तो मिसयूज हो सकता है? बोलो, अब गिर जाएगा तो मिसयूज हो सकता है? चलो, चेक की बात ज्यादा डीपली हो गई। हाँ, दूसरी बात सुनो बच्चों, आपके पास नोट है, नोट 2,000 रुपए का नोट है। आप बताओ क्या आपका नाम लिखा है? क्या नोट पर आपका नाम लिखा है? हाँ, नहीं। तो बताओ, ये नोट गिर जाएगा तो जिसको मिला उसका हुआ ना, नोट गिर जाएगा तो जिसको मिला उसका। तो बच्चों ध्यान देना, ये है वो, कह लो कि 2,000 रुपए का नोट वाला मामला, ये है 2,000 रुपए का नोट वाला मामला। और ये कह लो, ये ऐसा चेक था, कह लो ऐसा चेक जहां पर आपका नाम लिखा था, आपका नाम। चलो समझाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास, सुनना बच्चों ध्यान से। रजिस्टर्ड डिबेंचर, हाँ सुनना, रजिस्टर्ड डिबेंचर, आपने डिबेंचर खरीदा, आपने डिबेंचर खरीदा, डिबेंचर पर आपका नाम लिख दिया, आपका एड्रेस लिख दिया, आपकी सारी डिटेल लिख दी। तो डिबेंचर पर आपका नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, सारी डिटेल लिख दी। बच्चों इसका इंटरेस्ट का पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में ही जाएगा, भविष्य में आपका पैसा आपको ही वापस मिलेगा। तो आप बताओ, रजिस्टर्ड डिबेंचर समझ में आया? क्या इस पर आपका नाम लिखा है? बिल्कुल लिखा है, जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उस पर नाम लिखा है, कंपनी के रजिस्टर में भी आपका नाम लिखा है, डिबेंचर रजिस्टर में, और आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर मिला है उस पर भी आपका नाम लिखा है। इंटरेस्ट कौन पाएगा? सिर्फ आप पाओगे, कोई नहीं पा सकता आपके अलावा। आपको मिलेगा या आपके अकाउंट में आएगा? आपको मिलेगा। और भविष्य में जब 5, 10, 20 साल बीत जाएंगे तो पैसा कौन पाएगा? आप पाओगे, आपके अलावा कोई नहीं पाएगा। आप बताओ, क्या रजिस्टर्ड डिबेंचर सिक्योर है, सुरक्षित है? बोलो बच्चों, क्या ये सुरक्षित है क्या? हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ये बिल्कुल सुरक्षित है, इंटरेस्ट हम ही को मिलना है, किसी और को नहीं, लोन का पैसा हम ही को मिलना है, किसी और को नहीं। अगर हमने खो भी दिया ये डिबेंचर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मिलेगा उसको बिल्कुल यूज नहीं कर पाएगा, इंटरेस्ट तो मेरे ही अकाउंट में आएगा, पैसे भी हम ही जाएंगे तो हम ही को मिल पाएगा, कोई और ले ही नहीं सकता। तो भाई बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन बच्चों अच्छाई तो हो गई, बुराई की बात कर लें। बेचना चाहो तो भैया बड़ा मुश्किल काम है, इसको बेचना है तो बहुत मुश्किल काम। मैं बेचना चाहता हूँ, बच्चों बेचना चाहते हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट लेना है और एक डिबेंचर ट्रांसफर डीड है, डिबेंचर ट्रांसफर डीड वो भरना है। तो आपके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो प्लस डिबेंचर ट्रांसफर डीड, वो आपको इसको भरना होगा। आप जिसको बेच रहे हो उसका नाम लिखना होगा, आपका सिग्नेचर उसका सिग्नेचर, आपको कंपनी को भेजना होगा, कंपनी, हाँ भाई वो हम आपको ना डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहे हैं वापस, और ये डिबेंचर ट्रांसफर डीड हम अपना नाम लिखे हैं, भाई साहब का नाम लिखे हैं, आप मेरा नाम अपने रजिस्टर से काट के इनका नाम चढ़ा दो और सर्टिफिकेट इनके नाम का बनवा दो। कंपनी बोली अच्छा करते हैं और कंपनी फिर अपना फॉर्मेलिटी पूरा करके करना चालू कर दी। कोई आसान काम लग रहा है आपको? आसान काम लग रहा है? आपने डिबेंचर सर्टिफिकेट लिया, आपने डिबेंचर ट्रांसफर डीड भरी, आपने फिर उस अगर वो व्यक्ति अगल बगल है
तो यही साइन उसका हो गया। अगर वो दूर है तो आपने बाई पोस्ट भेजा, वहां से साइन होकर आया, आपका साइन उसका साइन कंपनी को गया, और मान लो आपका साइन कंपनी में लिखे रजिस्टर से मिसमैच हुआ तो सब खत्म हो गया। क्या आप मानते हैं कि इसको बेचना कोई आसान काम नहीं है बच्चों? बोलो, टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि नहीं? हाँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा क्यों? बेचना आसान नहीं है। अच्छा, बियरर डिबेंचर वो समझते हैं। बियरर डिबेंचर, ये रहा डिबेंचर। आपका नाम? नहीं, मेरा नाम तो नहीं है। आपका एड्रेस? जी नहीं। आपके डिटेल्स? नहीं। कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम वगैरह कुछ नहीं, बस ये सादा है, लिखा है डिबेंचर। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जिसके हाथ में डिबेंचर होगा। भविष्य में लोन किसको मिलेगा? जिसके हाथ में डिबेंचर होगा। इंटरेस्ट उसी को मिलेगा जिसके हाथ में डिबेंचर होगा। लोन उसी को वापस मिलेगा कैश, जिसके हाथ में डिबेंचर होगा। क्या इसको बेचना बहुत आसान है? जी हाँ, उड़ा के बेच दो। बेच दो ना, सादा है, बेच दो, जिसको मिला उसका हुआ, पैसा लेके। बच्चों, अच्छाई क्या है? बेचना आसान। लेकिन आप बताओ, ये सिक्योर है क्या? बोलो, इस पर तो आपका नाम है ही नहीं। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जिसके हाथ में है। भविष्य में पैसा किसको वापस मिलेगा? जिसके हाथ में है। तो सिक्योर तो नहीं है। तो आपकी जेब में पड़ा नोट भी तो सिक्योर नहीं है। लेकिन बच्चों, आसान है, ट्रांसफर आसान है, बेचना आसान है। तो क्या हम मान लें कि बच्चों को ये रजिस्टर्ड और बियरर समझ में आ गए? बेचना मुश्किल, बेचना आसान, मगर सुरक्षित है, मगर सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित बहुत है, इंटरेस्ट आप ही को मिलेगा, लोन भविष्य में आप ही को मिलेगा। सुरक्षित नहीं है, इंटरेस्ट उसको मिलेगा जिसके हाथ में डिबेंचर है, सर्टिफिकेट। लोन उसको मिलेगा जिसके हाथ में सर्टिफिकेट है। मगर बेचना बड़ा मुश्किल है। सिक्योर है तो क्या से, मगर बेचना बड़ा आसान है, भले इनसिक्योर हो तो क्या से। हमें लगता है बच्चों को ये बात भी समझ में आ गई। चलिए जरा आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। बच्चों, कंपनी पैसा कब लौटाती है? टर्म इज ओवर। कंपनी पैसा कब लौटाती है? टर्म इज ओवर। कंपनी ने एक प्रॉमिस किया होगा, हम तुम्हारा पैसा मान लो 8 साल में लौटाएंगे। तो कंपनी पैसा कब लौटाती है? टर्म इज ओवर। ठीक, कंपनी ने प्रॉमिस मान लो किया है 8 साल, तो 8 साल बीतेगा तो पैसा लौटा देंगे। या या मान लो बच्चों, 5 साल बाद ही कंपनी बंद हो गई, तब तो बताओ, पैसा तब भी तो लौटाना पड़ेगा। हाँ, अगर 5 साल बाद कंपनी बंद हो गई तो पैसा तब भी तो लौटाना पड़ेगा। तो पैसा कब लौटाना है? जितने समय पर वादा किया है तब लौटाएंगे। और कंपनी बंद हो गई तो तब तो भाई लौटाएंगे ही लौटाएंगे। जल्दी बोलो, समझ में आई बात? कि पैसा 2 करोड़ से आप लौटा सकते हो, समय पूरा हो गया तो लौटा दोगे, ये कंपनी बंद हो गई तो लौटा दोगे। ठीक, अच्छा, और कोई कारण? हाँ, एक कारण और भी है। अगर कंपनी के पास फालतू कैश जुट गई तो, अगर कंपनी कंपनी के पास एक्सेस कैश जुट गई तो भी लौटा देंगे। तो अक्सर कंपनी पैसा लौटा देती है। लेकिन बच्चों, यहाँ एक डिबेंचर पर फर्स्ट का टैग लगा है, एक डिबेंचर पर सेकंड का टैग लगा है। तो दो तरह का डिबेंचर है, फर्स्ट और सेकंड। तो आप ही डिसाइड कर लो, पहले किसको लौटाएंगे, बाद में किसको लौटाएंगे। पहले नंबर किसका आएगा, बाद में नंबर किसका आएगा। समझ, खुद ही समझ रहे होगे आप। कंपनी को पैसा लौटाना है, चाहे समय पूरा हो गया तो लौटाना है, चाहे कंपनी बंद हो गई तो लौटाना है, चाहे फालतू कैश है तो लौटाना है। तो बच्चों, किसको पहले लौटाएंगे? हाँ, सीधी सी बात, तुम पर फर्स्ट का ठप्पा है, तुमको पहले लौटाएंगे, और तुम पर सेकंड का ठप्पा है, तुम्हें बाद में लौटाएंगे। तो क्या बच्चों को प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड डिबेंचर समझ में आ गए? बोलो, कंपनी को पैसा वापस करना है, चाहे समय पूरा हो गया, चाहे कंपनी बंद हो गई, कंपनी को पैसा वापस करना है। मगर यहाँ दो दो डिबेंचर है, एक पे फर्स्ट का ठप्पा है, एक पे सेकंड का ठप्पा है। तो भाई पहले किसको लौटाएं? ये पहले फर्स्ट वाले को क्लियर करो, बाद में सेकंड वाले को क्लियर किया जाएगा। पहले तो आप फर्स्ट वाले को क्लियर करो, तब जाके सेकंड वाले का नंबर लगाओ। हमेशा फर्स्ट पहले जाएगा, सेकंड बाद में जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। बच्चों, इंटरेस्ट रेट आसान नाम है और टेक्निकल नाम है कूपन रेट। तो ब्याज दर के आधार पर, चलो ये समझते हैं ये क्या है बच्चों। 5% रुपीज, 1 लाख डिबेंचर। तो जब आप डिबेंचर खरीदते हो और उस पर एक
इंटरेस्ट रेट छपा होता है तो ये होता है स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। बोलो समझ बात आई? जब आप डिबेंचर खरीदते हो और उस पर इंटरेस्ट रेट छपा होता है तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। बच्चों मान लीजिए कि आपने वो डिबेंचर कितना का, हमारी कहानी में आपने 1 लाख का डिबेंचर 5%। बच्चों ये बताओ प्रति वर्ष कितना ब्याज मिलेगा? प्रति वर्ष कितना ब्याज मिलेगा? 5,000। जी हाँ 5,000 मिलेगा। और मान लेते हैं 4 साल बाद आपको पैसा वापस कंपनी कर देगी। तो बच्चों 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कंपनी ने ब्याज दिया 5,000 पहले साल, दूसरे साल 5,000, थर्ड ईयर 5,000, फोर्थ ईयर 5,000 और फिर 4 साल के बाद आपका पूरा 1 लाख रुपया भी वापस कर दिया। तो उन्होंने आपको हर साल 5,000 का ब्याज दिया। तो ये कौन से डिबेंचर थे? स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। क्या आपको खरीदने से पहले ही पता था कि हमें कितना प्रतिशत ब्याज मिलने वाला है? जी हाँ, आपको खरीदने से पहले ही पता था कि आपको कितना % ब्याज मिलने वाला है। तो अब हम बताने जा रहे हैं व्हाट इज जीरो कूपन रेट डिबेंचर। ये सुनिएगा, आपने डिबेंचर खरीदा ₹1,लाख डिबेंचर। तो आपने डिबेंचर खरीदा कितने का? ₹1,लाख डिबेंचर। बच्चों कहीं इंटरेस्ट रेट दिख रहा है? इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट नहीं दिख रहा है। 4 साल आपने पूछा कंपनी पैसा कब लौटाओगे? कंपनी बोली 4 साल बाद। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। बच्चों इंटरेस्ट 0 0 0 0। 4 साल में थोड़ी कौड़ी इंटरेस्ट नहीं मिला आपको, जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं मिला। 0 0 0 0 कूपन रेट डिबेंचर। कुछ लोग इसका दूसरे नाम से बुलाते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड भी बुलाते हैं। बच्चों 4 साल में आपको 1 रुपया नहीं मिला, जबकि वहां 5-5 हजार मिल रहा था। और बच्चों फिर 4 साल बाद आपको लगभग 1,28,000 रुपए कंपनी ने लौटा दिए। 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं दिया, ना पहले साल, ना दूसरे साल, ना तीसरे साल, ना चौथे साल, लेकिन आपको 1,28,000 रुपया लौटा दिया। तो इसका नाम पड़ गया जीरो कूपन रेट डिबेंचर। 1 रुपया तुमको इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो यहाँ कोई इंटरेस्ट रेट था ही नहीं, कोई रेट था ही नहीं, जीरो इंटरेस्ट रेट, और आपको पैसा लौटा दिया। बच्चों लेकिन आप बताओ, क्या आप फिर भी, भले आपकी बोहनी नहीं हुई इंटरेस्ट की, क्या फिर भी आप खुश हो? भले आपकी बोहनी नहीं हुई हो, 4 साल में 1 रुपया इंटरेस्ट ना मिला हो, क्या फिर भी आप खुश हो? बोलो, खुश हो? बिल्कुल खुश है भाई। उस केस में कुल मिलाकर मेरे हाथ 1,20,000 लगता, उस केस में कुल मिलाकर मेरे हाथ 1,20,000 लगता, हर साल भी मिलता और इकट्ठे 1 लाख भी मिलता। और इस केस में भाई हमें 1,28,000 मिला। हाँ, इस केस में हमें 1,28,000 मिला। अच्छा बच्चों अब जरा सुनना, हुआ क्या होगा? अंदर अंदर कुछ ऐसे हुआ होगा, अंदर अंदर 1 लाख रहा होगा, 10% 10,000 हुआ होगा, 1,10,000, फिर 1,10,000 हुआ होगा, फिर 10% मान लो 11,000, कुछ ऐसे हुआ होगा, 1,21,000। कुछ समझ रहे हो? जैसे हम लोग कहते हैं कम्युलेटिव इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ के बड़ा हो रहा था। ठीक, तो ये होता है जीरो कूपन रेट डिबेंचर, जीरो कूपन बॉन्ड। 1 रुपया आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन भविष्य में बड़ी रकम मिलती है। अब जरा इसका लॉजिक समझना, लॉजिक। आपने खरीदा कितने में था? 1 लाख में खरीदा, और आपको भविष्य में पैसा मिला कितना? जी आपको भविष्य में पैसा 1,28,000 मिला। बच्चों इसको कहते हैं आपने तगड़ा डिस्काउंट पाया, हैवीली डिस्काउंट, हैवीली डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट। भाई साहब तुमने 1,28 का माल सिर्फ 1 लाख में पाया, 28,000 का जबरदस्त डिस्काउंट। तो बच्चों जीरो कूपन रेट डिबेंचर में लोग किससे कमाते हैं? डिस्काउंट से कमाते हैं, डिस्काउंट। अरे भाई एक 28 का माल 1 लाख में उठा लिए थे, 1,28 का माल 1 लाख में उठा लिए थे, मिला 1,28, दिए थे 1 लाख। तो आप जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट से नहीं कमाते, वो हैवी डिस्काउंट से कमाते हो। इंटरेस्ट तो आपको 1 रुपया नहीं मिलता। क्या बच्चों को ये भी समझ में आ गया? जीरो कूपन रेट डिबेंचर या जीरो कूपन बॉन्ड 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं देगा, लेकिन भविष्य में कमवाएगा। आप केवल 1 लाख दोगे, वो आपको 1,28 1,25 देगा, कुछ देगा तगड़ा अमाउंट। और ये हैवी डिस्काउंट पर इश्यू होता है, तगड़ा डिस्काउंट पर। जो 28,000 आया डिफरेंस, दिए 1 लाख थे, पाए 1,28, ये डिफरेंस का नाम होता है तगड़ा डिस्काउंट, जबरदस्त डिस्काउंट।
क्या बच्चों को सारे के सारे डिबेंचर समझ में आ गए? बोलो भाई कि सारे डिबेंचर क्लियर हैं? हाँ, ये थे सारे के सारे डिबेंचर, ये चार्ट बना हुआ था। कोई क्रॉस क्वेश्चन हो पूछिए बच्चों, कोई क्रॉस क्वेश्चन हो। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? डिबेंचर, कन्वर्जन वाले, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तुम बदले में कैश भी ले सकते हो, तुम बदले में सिक्योरिटी भी ले सकते हो, तुम बदले में सिर्फ कैश लोगे। रिडम्पशन वाले, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, जीवन में तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, जीवन में तुम्हारा पैसा नहीं लौटाएंगे। सिक्योरिटी वाले सुरक्षा देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे। सुरक्षा कैसी? या तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स गिरवी रख देंगे, या तो फ्लोटिंग चार्ज, करंट असेट बिकेगी तो वादा करते हैं तुम्हारा पैसा देंगे। ट्रांसफर, ट्रांसफर वाले में रजिस्टर्ड बेचना मुश्किल, बियरर बेचना आसान। रजिस्टर्ड सिक्योर है, ब्याज मुझे मिलेगा, लोन का पैसा मुझे मिलेगा। बियरर जिसके हाथ में सर्टिफिकेट है उसी को ब्याज और लोन का पैसा मिलेगा। प्रायोरिटी, पहले मुझे लौटाएंगे फिर इनको लौटाएंगे। कूपन रेट, मुझे प्रत्येक वर्ष ब्याज मिलेगा, रेट फिक्स है, मुझे प्रत्येक वर्ष ब्याज, 1 रुपया नहीं मिलेगा, भविष्य में तगड़ा अमाउंट मिलेगा, हैवी डिस्काउंट का बेनिफिट मुझे मिलेगा। बच्चों क्या डिबेंचर के प्रकार क्लियर हैं आपको? जी, तो बाकी चर्चा हम कल वाली क्लास में यहाँ से करना चाहेंगे, इस जगह से। ठीक, तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में होंगी बच्चों, यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।